जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल सब्सिडी क्या होती है, डब्ल्यूटीओ के बारे में जानेंगे और साथ में एमएसपी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। डब्ल्यूटीओ कृषि पर समझौता, जिसको एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बोलते हैं, एओए इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके 3 पिलर होते हैं, 3 विषय होते हैं। पहला क्या होता है? घरेलू समर्थन मूल्य, दूसरा बाजार पहुंच और तीसरा निर्यात प्रतिस्पर्धा। अब घरेलू समर्थन क्या होता है? कृषि सब्सिडी उत्पादन को सीधा बढ़ाती है, वो सारी इसमें शामिल होगी, और व्यापार को विकृत करती हो, वो सारी इसमें शामिल होगी। जैसे उर्वरक सब्सिडी, इसका एग्जाम्पल है पीएम किसान, जो डायरेक्ट विकृत करता हो व्यापार को। उसके बाद बाजार पहुंच में क्या आता है? आयात शुल्क को कम करना, व्यापार प्रतिबंधों को कम करना या खत्म करना। और निर्यात प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष कार्यक्रमों को युक्त बनाना। क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ 1995 में बनी थी। उस टाइम 3 पिलर रखे गए थे और ये बोला गया था कि इसमें कुछ चीज़ों को डाल दो जो व्यापार को विकृत करते हों। क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ मानता है कि सारे देश का वस्तु, खाने पीने, जो भी व्यापार के लिए गुड्स हैं, वो हर देश में ट्रेवल करें। उसके लिए अगर कोई देश, इसमें सोचिए, कोई देश अपनी थोड़ी सी चालाकी लगाया और क्या किया कि उसमें अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है ज़्यादा, तो जब ज़्यादा सब्सिडी देगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ मूल्य भी कम रहेगा। अगर वो निर्यात कर रहा है या फिर आयात शुल्क कम या अधिक कर रहा है तो फिर उस पर मूल्य पे असर पड़ेगा। तब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में किसी खास देश का प्रोडक्ट किसी खास देश में या तो अधिक बिकेगा या तो कम बिकेगा। डिपेंड करता है कि बेचने वाले की नीति कैसी है और ख़रीदने वाले के लिए। तो इससे क्या होगा? बड़ा कन्फ्यूजन होगा। ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि पूरा विश्व एक परिवार है और सब लोग एक दूसरे से सामान बेच सकते हैं। क्लियर है? तो बेचने का तरीका यह है कि अर्थव्यवस्था में विकसित, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे विकसित देश हैं, वो हमेशा अपना हित चाहते हैं और विकासशील देशों का कई बार वो उसके बाजार का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए दिया जाता है कि कोई भी देश ऐसी जो भी छूट है वो एक लेवल तक प्रोवाइड करे, या फिर जो भी सब्सिडी है अपने किसानों को देना है वो एक लेवल तक प्रोवाइड करे। इसके लिए 3 पिलर बताए गए हैं, जिसमें आयात में क्या होगा, निर्यात में क्या होगा, घरेलू सब्सिडी में क्या होगा। इसी के तहत दिया जाता है। अब देखते हैं, घरेलू सब्सिडी के कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें ब्लू बॉक्स आएगा, अम्बर बॉक्स आएगा और ग्रीन बॉक्स आएगा। क्या क्या होता है ब्लू बॉक्स में, क्या क्या होता है अम्बर बॉक्स में, क्या क्या होता है ग्रीन बॉक्स में, देखते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रीन बॉक्स ऐसा बॉक्स होगा जिसके ऊपर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। इसमें जितना समर्थन दे सकते हैं वो दे ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखते हैं, अब ये आता है घरेलू सब्सिडी के अंतर्गत आता है ये घरेलू समर्थन वाला। अब ग्रीन बॉक्स इसमें आता है, क्या आता है भाई? शून्य विसंगति हो, इससे कोई प्रॉब्लम ही ना हो किसी को। अगर इसमें जितना ज़्यादा दे रहे हैं हम समर्थन, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्या आता है? किसी भी प्रकार का मूल्य सहायता एमएसपी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि अगर एमएसपी दी जा रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, अगर सोचिए, विकासशील देश के साथ अगर विकसित देश भी अपने अर्थव्यवस्था के अनुरूप अधिक एमएसपी देने लगे अपने किसानों को, तब क्या होगा? किसानों का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, अब मैक्सिमम उत्पादन होगा। ऐसे में अगर विकासशील देश बहुत ज़्यादा एमएसपी देने लगे और विकसित देश बहुत कम एमएसपी देने लगे, तब क्या होगा? विकसित देशों का प्रोडक्ट उतना ही सस्ता होगा और फिर वो विकासशील देशों में अपना सामान बेचेंगे। क्लियर है? तो ये होता है ग्रीन बॉक्स। इसमें कुछ नहीं आएगा। अब इसमें आएगा क्या? इसमें कुछ एमएसपी, कोई भी एमएसपी नहीं आएगी जो डायरेक्ट मूल्य दिया जा रहा है। अब इसमें क्या आएगा? पर्यावरण संरक्षण के जो भी तरीके हैं वो इसमें आएंगे। सतत कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सब्सिडी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो भी सब्सिडी है वो ग्रीन बॉक्स में आएगी। सतत कृषि की जो भी सब्सिडी है वो ग्रीन बॉक्स में आएगी। क्लियर है? इसके बाद होता है अम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में क्या होता है? इसको बोलते हैं डी मिनिमिक्स, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य तक विस्तारित कर सकते हैं। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, इसमें ये सब आते हैं। इसमें क्या होता है
कि अच्छा, इसके बाद पहले ब्लू बॉक्स समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे। ब्लू बॉक्स में क्या होता है, यह एक तरह का अंबर बॉक्स होता है। इसमें विशेष उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। एक्चुअली क्या होता है, विकसित देशों के लिए बता रहा हूँ, 5% रखा गया है एम्बर बॉक्स के तहत सब्सिडी, और विकासशील देशों के लिए कितना रखा गया है, 10% तक रखा गया है सब्सिडी। नोट करने वाली बात है, विकसित देशों के लिए 5% सब्सिडी और विकासशील देशों के लिए 10% सब्सिडी अपने किसानों को दे सकते हैं प्रत्येक एमएसपी के द्वारा। क्लियर है, एमएसपी ग्रीन वाले में एकदम नहीं दे सकते, लेकिन अंबर वाले में दे सकते हैं। लेकिन दे कितना सकते हैं, विकासशील देश 10% दे सकते हैं और विकसित देश 5% दे सकते हैं। लेकिन कई बार विकासशील देश, जैसे भारत का ये पक्ष रहता है कि विकसित देश का 5% ही हमारे 10% से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि उनके किसान कम हैं और उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। ऐसी कंडीशन में, और हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम जब समर्थन लगभग 3/4 है, तो ऐसे में जब हम समर्थन देते हैं तो कम पड़ जाता है उनके लिए। तो 10% का कॉन्सेप्ट भी लागू नहीं होता है विकासशील देशों के लिए, अगर देखा जाए तो सही। मतलब एक तरह से विकासशील देशों का ये मत होता है WTO में जाके कि हमारे लिए जो 10% दे रहा है ना, वो हमारे लिए सही नहीं है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसको थोड़ा बढ़ाइए। और विकसित देश इसका विरोध करते हैं कि अगर विकासशील देश इसका बढ़ा लेंगे तो हम अपना सामान कहाँ बेचेंगे, हम तो चाहते हैं कि विकासशील देश में जाएँ और अपना सामान बेचें। ये उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत का करीब, अमेरिका पिछली बार $7,000 तक अपने किसानों को सब्सिडी के तौर पे दिया, वहीं भारत $1,700 तक ही दे पाया, जबकि 10% में भारत आता है और वो 5% में ही आता है। तो यही कुछ आंकड़े हैं। अब तो ये हो गया। अब ब्लू बॉक्स क्या होता है, ये भी एक तरह का अंबर बॉक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उत्पाद के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने तक दी जाती है, उसके बाद नहीं दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद एक और होता है S&D बॉक्स, सामाजिक एवं विकास पेटी, इसको विकास पेटी बोलते हैं। ये क्यों दी जाती है, कब दी जाती है, कृषि मशीनरी पे दी जाती है, इनपुट पे दी जाती है, इनपुट सेवाओं पे, और निवेश की सहायता के लिए दी जाती है केवल। अब ये इंपॉर्टेंट है, केवल विकासशील देश ही इसको दे सकते हैं। विकसित देश देंगे क्या, नहीं देंगे, विकासशील देश ही देंगे। देश कृषि उत्पादन में 5% से कम तक की छूट दे सकते हैं। ये 5%, ये 10% था, ये 5% से कम तक की छूट दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसमें विकसित देश 5% दे सकते हैं, विकासशील देश 10% दे सकते हैं। इसमें केवल विकासशील देंगे, वो विकासशील देश देंगे, वो कृषि उत्पादन का 5%, सकल कृषि उत्पादन का 5% से कम तक का छूट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है पीस क्लॉज, बाली पीस क्लॉज 2013। इसमें क्या कहा गया, ये S&D के तहत ही था, सामाजिक और विकास पेटी के अंतर्गत ही था। इसमें बोला गया कि बाली बैठक हुई 2013 में, और बोला गया कि खाद्य सब्सिडी के विषय को अगले 4 वर्षों तक स्थगित कर दिया जाए। क्या था कि जो 10% वाला कुल मिला के नियम है, वो विकासशील देश पार करना चाहते थे। वो अपनी कृषि सब्सिडी का 12 या 13% देना चाहते थे। इसके पीछे इनका तर्क ये था कि भाई एक बात बताइए आप लोग, हमारे यहाँ आबादी भी अधिक है, हमारे यहाँ छोटे किसान भी अधिक है, हमारे यहाँ जब भुखमरी का इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हमारा स्थान पिछड़ा हुआ रहता है। ऐसे में हमें अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पोषण प्रोवाइड करना पड़ेगा, जनसंख्या को पोषण प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे, फिर हमारा मानव पूंजी में नहीं बदल पाएगा। तो ऐसे में हमें 10% से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर किसान लघु हैं, छोटे किसान हैं, तो वो तो अपने परिवार के लिए ही उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी जब तक समर्थन मूल्य न दिया जाए, कुछ ना कुछ सब्सिडी न दी जाए। तो ये बोला जाता है पीस क्लॉज में कि भाई थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कुल मिला के ये है कि थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसमें, लेकिन ये 4 वर्ष तक का ही था। तो भारत की चिंता इस पे भी है कि हम 4 वर्ष तक का ही था, ये अब खत्म हो चुका है। ऊपर से विकसित देश जो 5% सब्सिडी दे रहे हैं, वो हमारे 10% से कई गुना अधिक पड़ जा रहा है। हमारे देश में गरीब आबादी अधिक है, हमारे देश में छोटे किसान अधिक हैं। एक तो उनका उत्पादन कम हो रहा है, दूसरे पर्यावरणीय मार भी झेल रहे हैं, जैसे चक्रवात हो रहा है, पूरा फसल खराब, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो प्रॉब्लम हो रही है, अनियमित वर्षा हो रही है तो कभी सूखा पड़ जा रहा है, इससे फसल खराब हो रहा है। हमारे यहाँ किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन विकसित देश बार बार WTO में चले जाते हैं क्या लेके, कि भारत अपनी तय सब्सिडी से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। तो पीस क्लॉज में ये था कि आप 4 वर्ष तक अधिक सब्सिडी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीस क्लॉज में था। लेकिन सब्सिडी किस
फसल पे देंगे, ये थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। कौन से फसल पे भाई? जो आपकी भुखमरी को कम करे, नागरिकों को पोषण प्रदान कर सके। अब गन्ना, या फिर गन्ने को छोड़ देते हैं, कपास, नारियल, नारियल के फाइबर, चाहे कपास मान लेते हैं, ये तो पोषण प्रदान करेगा नहीं। पोषण कौन प्रदान करेंगे? खदान, दलहन, तिलहन, ये सब पोषण प्रदान करेंगे। तो कुछ फसल में अगर भारत एमएसपी पे कानून की मांग की जा रही है, तो सबसे पहले तो हमें डब्ल्यूटीओ को जवाब देना पड़ेगा, डब्ल्यूटीओ को देखना पड़ेगा कि हम अपने किसानों का पक्ष कैसे रखें, हम कैसे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं अधिक। पहले उसी में प्रॉब्लम, बार बार सारे देश पहुंच जा रहे हैं, विकसित देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, चाहे जितने भी विकसित देश पहुंच जा रहे हैं भारत के खिलाफ बार बार डब्ल्यूटीओ में। तो ऐसे में भारत बढ़ा कहाँ सकता है? जहाँ पे उसके नागरिकों के जिस फसल से पोषण हो सके, उस फसल की सब्सिडी को थोड़ा बढ़ा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, यूएन पीस क्लॉज का सहारा लेके, डब्ल्यूटीओ के पीस क्लॉज का सहारा लेके, 2013 वाला बाली बैठक का। क्लियर है? तो एमएसपी कुछ ऐसे होता है। अब पीस क्लॉज तो हो गया, 2013 में आया था, बाली में हुआ था, खाद्य सब्सिडी के लिए था। विषय को अलग करते हुए 4 वर्षों तक स्थगित कर दिया जाए, मतलब अधिक सब्सिडी दे दी जाए उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भुखमरी अधिक है, उनके यहाँ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद उनके नागरिकों की आमदनी भी कम है, जो किसान है बहुत ही कम आमदनी है। तो ऐसे में ऊपर से जलवायु परिवर्तन का मार भी झेल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भूखा तो छोड़ नहीं सकते किसी को, इसीलिए यह लाया गया। नाम में ही पीस है, शांति। ठीक है। अब आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या है? एमएसपी। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल ये बड़ा चर्चा का विषय रहा है। तो किसी भी एग्जाम में इससे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे कितने फसल को दिया जाता है, कौन तय करता है, कब तय करती है ये चीज़ें, कितने रबी फसल हैं, कितने खरीफ फसल हैं, ये सब देखा जाता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछने, मतलब ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना तो है ही। तो थोड़ा देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ये तय की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कि कितना मिलना है। 22 अधिदिष्ट फसलों को इसमें जोड़ा गया है, मैंडेटेड फसलों को। ठीक है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य तय किया जाता है, जिसको एफआरपी बोलते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 23। इसमें से 22 कितने हो गए? ये 22 को एमएसपी दिया जाता है, एमएसपी, और गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है, ये एफआरपी दिया जाता है। क्लियर? अब इसमें 14 खरीफ फसल है और 6 रबी फसल है। अब रबी और खरीफ क्या होता है? रबी फसल की, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। उसी तरीके से खरीफ फसल कब बोया जाएगा? गर्मी जब लगभग जून के आसपास बुआई होती है, जून जुलाई के आसपास, और इसकी कटाई कब होती है? सितंबर के आसपास। तो ये होता है थोड़ा, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है इनकी खरीफ की। और ये तो ये रबी और खरीफ फसल में आते हैं। और 2 है वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल मतलब जिसको बेच के पैसा कमाए, कैश क्रॉप एक तरह से। अब इसमें अनाज है 7, दलहन है 5 और तिलहन है 8। इसमें तिलहन की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद अनाज है, उसके बाद दालें हैं। एक तरह से एमएसपी का आलोचना भी होता है। आलोचना इस बात पे होता है कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं तो प्रोत्साहन करने के लिए देते हैं फसलों का, तो कहीं ना कहीं किसी और फसल का, जिस फसल पे अगर सब्सिडी दे रहे हैं उस फसल को छोड़ के किसी और फसल के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और किसी खास फसल को उगाने के लिए किसानों को बोला जा रहा है। जैसे धान गेहूं पर अगर सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने जैसे धान में पानी ज़्यादा लगेगा, आवश्यक है पानी, तो ऐसे में वाटर टेबल नीचे जाएगा, और वाटर टेबल नीचे जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि धान के फॉर्म में, धान को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो धान के फॉर्म में अपने वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो माना जाता है कि अब दलहन पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है, और दलहन पे एमएसपी बढ़ाइए ताकि दलहन की खेती ज़्यादा हो। उसके बाद ये भी होता है कि ये सब्सिडी का बहिष्कार इस बात पे होता है कि भाई सब्सिडी ज़्यादा दिया जा रहा है, तो बिजली में सब्सिडी, पानी में सब्सिडी, ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादातर पानी का उपयोग हो जाता है, क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिलता है। उर्वरक का ज़्यादा उपयोग होता है सब्सिडी के तौर पर। अगर उर्वरक में ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो किसान भाई बहुत ज़्यादा उर्वरक का यूज करेंगे। अब जब बहुत ज़्यादा उर्वरक का यूज होगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि कितना यूज करना है, जब बहुत ज़्यादा उर्वरक का यूज होगा तो खेतों से होते हुए जब बरसात होगी तो वो नदियों में या तालाब में मिल जाएंगे, तालाब से होते हुए ज़मीन के अंदर जाएंगे, ज़मीन के अंदर जाएंगे तो फिर प्रदूषण करेंगे, वाटर टेबल प्रदूषित हो जाएगा। तो ये बोला जाता है कि एक लेवल तक सब्सिडी दी जाए ताकि ये इसके बैड इफेक्ट ना हो सके। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है क्या? क्योंकि हमारे देश में
छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ जाएंगे भाई, उनकी आमदनी कैसे होगी, ये भी तो देखना जरूरी है ना। तो कुल मिला के एक बैलेंस बना के चलना चाहिए सरकार को भी और जनता को भी, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉब्लम जनता को भी हो रही है, दे रहे हैं तो, क्योंकि तो उसको रोका जा सकता है। एक तरीका ये है कि बताएं कि कितना कीटनाशक देना है, अवेयरनेस जनरेशन कुल मिला के ये है कि पानी का बेफिजूल खर्चा ना करें, क्योंकि ज़मीनी स्तर पानी का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। उसके बाद साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि कितना उर्वरक का छिड़काव करना है, कितना उर्वरक देना है, कितने कीटनाशक का छिड़काव करना है, ये भी बताया जाए, अवेयर किया जाए। ठीक, तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। और साथ ही साथ एमएसपी को भी देखा जाए, ताकि किसानों की भी प्रॉब्लम तो दूर करना ही अनिवार्य है ना। तो ये है। अब सरकार इसकी घोषणा कब करती है? फसल बोने से पहले करती है। बाद में करेगी क्या? नहीं, पहले करेगी। क्यों करेगी पहले? क्योंकि एमएसपी दी ही इसलिए जाती है ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। और पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार जब चाहेगी कि फलाने फसल का पैदावार अधिक करना है, तो उस पर सब्सिडी थोड़ी सी बढ़ा देगी, एमएसपी थोड़ी सी बढ़ा देगी। अब बढ़ने से क्या होगा? किसान देखेंगे कि उस फसल को, किसी पर्टिकुलर फसल को रोपने में अधिक फायदा हो रहा है, तो उसकी बुआई बढ़ा देंगे। जब उसकी बुआई बढ़ेगी तो किसानों की आय बढ़ेगी, और सरकार जो सोच रही थी कि उसका उत्पादन बढ़ाना है, वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए फसल बोने से पहले दिया जाता है। इतना इसलिए समझाया ताकि याद हो जाए कि फसल की बुआई से पहले दी जाती है सब्सिडी, मतलब एमएसपी तय की जाती है, पहले ही तय कर दी जाएगी कि इस साल कितनी एमएसपी दी जाएगी, ताकि किसान उस हिसाब से फसल की बुआई कर सकें। एमएसपी होता है एक्चुअली सरकारी एक दर होता है, जिससे नीचे सरकार उसको खरीद नहीं कर सकती है। ठीक, तो यही सब होता है। एमएसपी तो काफ़ी चर्चा का विषय है, तो सबको पता है उसके बारे में। जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस कर लिया गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।